नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्यधारा चैनल में इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का रहस्य उद्घाटन करूंगा। हम जानेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति एक छोटे से परिवार में पैदा होकर विश्व का एक सशक्त व्यक्ति बन सकता है। साथ ही साथ जीवन के अनेक रहस्यों को हम उद्घाटित करेंगे इनकी कुंडली के माध्यम से। इसके साथ साथ 4 जून 2024 को जो रिजल्ट आने वाला है उस दिन की भी चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के हिसाब से कि क्या होने जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी करे हम माननीय नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं उन्हीं की जन्म पत्रिका के द्वारा। तो सबसे पहले तो जन्म पत्रिका के बारे में बता दूं। उनकी डेट ऑफ बर्थ तो आप सबको पता ही है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। तो इस डेट पे उनका जन्म हुआ। जो समय है, समय को लेकर कई विवाद थे। लंबे समय के रिसर्च के बाद जो मैंने जिस कुंडली को डिसाइड किया वो आपके सामने रख रहा हूँ। इस कुंडली से उनके जीवन की हर घटना बिल्कुल सही से मतलब पता चलती है। और जहां तक उनकी कुंडली में जो विवाद भी है वो भी बता देता हूँ। तुला लग्न और वृश्चिक लग्न को लेकर है और एक लग्न करीब 1.5 से 2 घंटे का तो होता ही होता है। तो उसमें किस टाइम पे उनका जन्म हुआ होगा, तो ये सब बातें थोड़ी सी विवाद की हैं। तो उस पर बहुत सारे प्रयत्न, लंबे समय के शोध के बाद मैं आपके सामने उनकी एक्यूरेट कुंडली लेकर आया हूं। तुला लग्न की कुंडली को भी बहुत सारे मूर्धन्य विद्वान सही मानते हैं, जो मैंने कभी उसको सही नहीं पाया। इसलिए नहीं पाया क्योंकि उस कुंडली के अंदर वो बहुत वीक कुंडली है। उस कुंडली और इस कुंडली में जमीन आसमान का अंतर है। उस कुंडली में चारों केंद्र खाली हैं और ये जो चारों केंद्र हैं ये जीवन का भी केंद्र है। और केंद्र खाली होते हैं तो उसे केंद्रम योग भी कहते हैं। तो वो कुंडली बहुत वीक हो जाती है। इंसान अपने जीवन में लाख प्रयत्न करके बहुत ज्यादा चीजें हासिल नहीं कर पाता। हालांकि सिर्फ केंद्र खाली होने से सब कुछ नहीं होता। बाकी ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की ताकत, योगा योग सब कुछ शामिल होता है, तभी किसी कुंडली के बारे में बताया जाता है। पर ये जो कुंडली है इससे इनके जीवन का हर पहलू समझ में आ रहा है। एक एक पहलू समझ में आ रहा है, स्थापित हो रहा है। तो बिना किसी देरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी की कुंडली के अनेक योगों में से राजयोग की चर्चा करेंगे। वैसे तो हर कुंडली में अच्छे बुरे सब प्रकार के योग होते हैं। सबके जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। दशाओं के अनुसार उनके जीवन में सब प्रकार की हारी बीमारी 50 चीजें जीवन में होती हैं। परंतु जो नरेंद्र मोदी जी का जीवन है वो जीवन कहाँ से प्रतिफलित हो रहा है, उसमें सबसे पहले राजयोग की बात करेंगे। राजयोग एक सशक्त योग है जिसके द्वारा जीवन में उन्नति निश्चित दिखती है। तो पुराने जमाने में जो ग्रंथ लिखे गए थे तब जो राजयोग थे वो राजयोग राजाओं के यहाँ नौकरी करने वाले योग थे। मतलब जो राजा के यहाँ नौकरी करेगा वो ताकतवर है, उसके पास कुछ राइट्स हैं। लोग उसे अपना, जैसे खेती हर लोग हैं तो उनको वो अपना लगान, चलान, व्यापारी वर्ग सबके ऊपर वो होते थे। तो भविष्य में सरकारें आ गई तो जो आपके जो ये सिविल सर्वेंट होते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सबको राजयोग उनमें माना गया। और साथ ही साथ जो इन बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं उनको भी राजयोग माना, सबके पास ताकत है। पर साथ ही साथ अगर राजयोग है तो व्यक्ति तरक्की करेगा। तो आज की डेट में जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर करोड़ों की सैलरी ले रहे हैं उनके भी राजयोग है। जैसे बड़े बड़े व्यापारी अंबानी जैसे लोग हैं इनके भी राजयोग है। बिना राजयोग के तरक्की नहीं की जा सकती। हालांकि राजयोग के इतर भी बहुत सारे अच्छे योग होते हैं, पर शुरुआत राजयोग से करते हैं। तो राजयोग का एक बड़ा महत्व है। शुरू करते हैं उसके महत्व से। आपको ज्योतिष भी समझ में आएगा और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी समझ में आएगी। तो राजयोग होता क्या है, तो इस पूरी कुंडली में मैं जिनको ज्योतिष बिल्कुल नहीं आता उनके लिए बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जन्म पत्रिका, इसे लग्न कहते हैं, लिखा भी हुआ है। और एंटी क्लॉकवाइज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ये 12 भाव है। आपका पूरा जीवन इन्हीं 12 भावों में समाहित है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और जन्म से पहले के पूर्व जन्म के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया, और मृत्यु उपरांत अगले जन्म का भी थोड़ा सा आइडिया। पर मुख्य रूप से
जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी गणित इन 12 भावों से देखी जाती है। और इन 12 भावों में भी जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ ज्योतिष है, जो ये जो प्रेजेंटेशन कुंडली का है, इसमें ये बीच में जो केंद्र भाव है, इसे पहला, चौथा, सातवां, 10वां घर कहते हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा, ये चौथा है, ये सातवां, ये 10वां। इन चारों भावों को नारायण कहा जाता है, विष्णु जी कहा जाता है, क्योंकि ये इस कुंडली की स्ट्रेंथ है। जैसे जो नेता सेंटर में चले जाता है वो पूरे देश का जाना माना जाता है, तो इसलिए कुंडली के अंदर भी ये केंद्र भाव ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कुंडली में 12 भाव हैं। हर भाव से जीवन के हर पहलू देखे जाते हैं, बहुत सारे पहलू देखे जाते हैं। हर भाव में बहुत सारे पहलू हैं, हर भाव का अपना महत्व है। परंतु अगर जीवन में हम देखें कि जब हम उन्नति करते हैं और चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं तो हम उन्नति नहीं कर पाते। तो इसलिए ईश्वर ने जो हमारा संरचना की, इस कुंडली की भी संरचना की, मतलब हमारे कर्मों के द्वारा हुई है वैसे तो, पर सब कुछ चलायमान तो ईश्वर के द्वारा ही है। तो उसमें 4 भाव केंद्र के और 3 भाव त्रिकोण के, ये बड़े इंपॉर्टेंट भाव हैं। और 3 में से एक कॉमन है, तो टोटल 6 भाव हो जाते हैं। तो जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, 6 भाव आपको स्ट्रेंथ देते हैं और बाकी 6 भाव कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में देते रहते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये केंद्र भाव है, मतलब ये है नारायण। और जो त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भी कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ पर जिस त्रिकोण की बात कर रहे हैं वो मूल त्रिकोण या धर्म त्रिकोण की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला, 5वां और 9वां भाव आता है। इसको लक्ष्मी जी कहा गया। तो किसी के जीवन में अगर संपूर्णता देखनी हो तो नारायण भी होने चाहिए, लक्ष्मी जी भी होनी चाहिए। जब दोनों का संयोग होगा तो निश्चित राजयोग होगा। तो यहाँ पर केंद्र के अंदर और त्रिकोण में पहला कॉमन है, तो ये केंद्र का हिस्सा माना जाता है। 5वां और 9वां ये आपके लक्ष्मी जी है। तो 5वां घर और 9वां घर लक्ष्मी जी है और पहला, चौथा, 7वां, 10वां घर नारायण है। किसी भी भांति इन राशियों पे, जो यहाँ राशियां 8 नंबर, 11 नंबर, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, इन राशियों के स्वामी और लक्ष्मी राशियों के स्वामी और नारायण राशियों के स्वामी किसी भी प्रकार से युति, दृष्टि और परिवर्तन के साथ कनेक्ट हो जाए तो राजयोग होता है। वैसे तो संबंध 4 प्रकार के हैं, संबंध चतुष्ट है। चौथा प्रकार बहुत वीक है। कम से कम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चौथा प्रकार मैं देख ही नहीं रहा। निश्चित रूप से जो 3 प्रकार हैं जो थोड़े से पावरफुल हैं, जिसमें परिवर्तन सबसे ज्यादा, युति उससे कम और दृष्टि उससे कम, पर ये सभी प्रकार के संबंध बनते हैं और संबंध बनकर हमारे जीवन में स्ट्रेंथ लेकर आते हैं। तो देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में क्या संबंध बन रहे हैं, किस कारण से, और इस राजयोग के अलावा क्या है इनकी कुंडली में। बहुत सारे सूत्र मैं दूंगा, जो आप जानते हो वो ज्योतिष जगत में जानते हो वो, और जो नहीं जानते हो कोशिश करूंगा वो भी कुछ लेकर आ सकूं आपके साथ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक युति है मंगल और चंद्रमा की। इस युति का मतलब यह है कि मंगल, क्योंकि लग्न का स्वामी है, लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कुंडली में। अगर लग्न स्ट्रांग है और बाकी सारे ग्रह कमजोर, बाकी सारे भाव कमजोर भी हों, तो व्यक्ति अपनी लाइफ को खड़ा कर लेता है अपनी ताकत से, विपरीत परिस्थितियों में भी। तो यहां अगर हम इंडिविजुअली देखें तो लग्नेश लग्न में बैठा है, मंगल अपने ही घर में बैठा है, वो व्यक्ति को एक पावर दे रहा है। दूसरा उसके साथ कौन सा बैठा है, धर्म त्रिकोण, या ये भाव धर्म भाव भी कहलाता है। इसका स्वामी चंद्रमा, इसका जो स्वामी है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा मंगल के साथ बैठा है। तो ये लक्ष्मी और नारायण का योग है। अच्छा, ये जब लक्ष्मी नारायण के योग बनते हैं, जिसे राजयोग कहते हैं, तो ये किसी भी हाउस में बन सकते हैं, परंतु उनकी क्वालिटी कम और ज्यादा हो जाती है। जब केंद्र में बन रहा है तो उसकी ताकत अपने आप में है। हाँ, चंद्रमा लोग कहते हैं नीच का है, तो नीच का चंद्रमा कमजोर चंद्रमा तो नहीं है। कम से कम नीच का चंद्रमा जो होता है वो अगर हम देखें तो हर 12वां व्यक्ति नीच का चंद्रमा है। हमारे संसार में 12 राशियां हैं और मून साइन वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं, अरबों खरबों लोग, सब नीच के चंद्रमा के हैं। तो यहाँ पर नीच का चंद्रमा भी बहुत सारे योग बना रहा है इनके जीवन में, उस पर अपन चर्चा बाद में करेंगे। पहले तो सिंपल राजयोग की बात करें। धर्म या भाग्य का जो स्वामी है चंद्रमा, वो केंद्र में मंगल के साथ बैठ गया, जो एक पावरफुल राजयोग बना रहा है। हाँ, यहाँ अगर हम देखें कि दशम और नवम के
एक्सचेंज को बहुत पावरफुल योग माना जाता है, परंतु और दोनों की युति को भी अच्छा माना जाता है। पर इस केस में अगर सूर्य और चंद्रमा की युति होगी तो अमावस्या का दिन होगा, और अगर परिवर्तन भी होगा तो वो कहीं ना कहीं अगर हम सूर्य को यहाँ मान लें और चंद्रमा को यहाँ मान लें तो शुक्ल पक्ष की एक प्रथमा या द्वितीय इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा चंद्रमा, तो क्षीण चंद्रमा ही कहलाएगा। तो राजयोग में क्षीण चंद्रमा कहलाएगा। तो सूर्य चंद्रमा अगर पूर्णिमा में हो तो और योग बना रहे हो तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर ये बहुत बेहतर होगा जहां चंद्रमा को स्ट्रेंथ मिल रही है। चंद्रमा मन का कारक है, मंगल के साथ जब बैठता है चंद्रमा तो व्यक्ति बड़े स्टेप लेने की ताकत उसमें आ जाती है। चंद्रमा मन, मंगल साहस, जब साहस और मन जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति बड़े स्टेप उठाने की ताकत रखता है। तो इसलिए मंगल चंद्र की युति चंद्रमंगला योग भी बना रही है और साथ में एक पावरफुल राजयोग बना रही है। लग्न मतलब वो व्यक्ति स्वयं, धर्म का जो स्वामी है चंद्रमा, उसके साथ बैठ के वो कार्य कर रहा है। तो ये एक पावरफुल राजयोग है लग्न और नवम का। दूसरे राजयोग कौन कौन से बन रहे हैं? अब हम पांचवें घर का स्वामी देखते हैं, बृहस्पति है, जो कि फिर केंद्र में बैठा है, किसी बुरे घर में नहीं बैठा। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे योग पावरफुल ही हैं, इनके जीवन में एक बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। और बृहस्पति के सामने दो ग्रह बैठे हैं। ये जो दो ग्रह कौन से? शुक्र और शनि। इन दो ग्रहों को अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम इन दो ग्रहों को देखते हैं तो ये दोनों ग्रह केंद्र के हैं। शुक्र इस घर का स्वामी है, शनि इस घर का स्वामी है, और गुरु त्रिकोण का स्वामी है। तो यहां पर दो राजयोग बन रहे हैं, गुरु शनि राजयोग, गुरु शुक्र राजयोग, जिसमें से गुरु शनि राजयोग बहुत पावरफुल राजयोग में काउंटिंग होती है, जिसको हम चतुर्थ और पंचम का राजयोग कहते हैं। चतुर्थ और पंचम का राजयोग कहते हैं, ये बहुत पावरफुल माना जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था नवम दशम को बहुत पावरफुल माना जाता है। नवम दशम को बहुत पावरफुल माना जाता है। यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है, मेरे इसको बहुत ज्यादा हैंडल नहीं कर पा रहा, पर मैं आपको समझा सब कुछ दूंगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये इन दोनों का बहुत पावरफुल माना जाता है, जिसका मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और चतुर्थ पंचम को बहुत पावरफुल माना जाता है। तो यहाँ पर गुरु शनि का एक राजयोग है, फिर साथ में गुरु शुक्र का राजयोग है। तो ये तीन राजयोग तो केंद्र में ही बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में। तो इन तीन राजयोग की वजह से एक अपने आप में स्ट्रेंथ कुंडली की बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सब केंद्र में बन रहे हैं तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं इस नीच के चंद्रमा के क्या कमाल है। ये नीच का चंद्रमा भी दो प्रकार से नीचभंग राजयोग बना रहा है, और नीचभंग राजयोग भी जीवन में अमूलचूल प्रवृत्ति देता है। नीचभंग राजयोग का मतलब होता है हमें स्थिति तो नीच की दिख रही है, पर अगले पल वो बहुत पावरफुल स्थिति में पहुंच जाता है। हालांकि नीचभंग राजयोग एक इजी गेटिंग्स नहीं है, कभी भी नहीं रहा, पर उसमें उतार चढ़ाव रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के जीवन में भी उस प्रकार के मतलब उतार चढ़ाव रहे हैं। तो देखते हैं नीचभंग राजयोग का कैसे बन रहा है। तो एक तो चंद्रमा केंद्र में नीच का है और उस राशि का स्वामी वहीं बैठा है, तो एक प्रकार से नीचभंग राजयोग इस प्रकार से बन रहा है। एक परिभाषा और होती है, जो ग्रह जहां नीच का होता है उस राशि का स्वामी जहां उच्च का होता है, और वो उच्च के राशि का स्वामी लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो जाए तो बहुत पावरफुल नीचभंग राजयोग बनता है। तो ये मंगल की राशि में नीच का है, और मंगल की राशि में नीच का है, और मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, और मकर राशि का स्वामी शनि है, और शनि यहाँ पर केंद्र में है, चंद्रमा से भी लग्न से भी। तो यहाँ पर ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो नीचभंग राजयोग दो परिभाषाओं से इसमें बन रहा है। तो नीचभंग राजयोग भी इंसान को तरक्की देता है। तो तीन मुख्य राजयोग, दो नीचभंग राजयोग बन रहे हैं। इसके उपरांत जो मुख्य बात बन रही है इसके अंदर, मंगल जो है वो लग्न में स्वग्रही है, और मंगल लग्न में स्वग्रही जब होता है, स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि या उच्च का होता है, तो वो पंच महापुरुष, पंच महापुरुष का मतलब ऐसे लोग महापुरुष की श्रेणी में आते हैं, या उनके जीवन में ऐसी एनर्जी होती है कि वो अपनी लाइफ की एनर्जी को जिस क्षेत्र में लगाते हैं उस क्षेत्र में महान बन जाते हैं। तो पंच महापुरुष में जैसे सूर्य चंद्र राहु केतु को छोड़ दें तो 5 ग्रह बनते हैं रहते हैं। वो ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में स्वय राशि, मूल त्रिकोण राशि और उच्च के हो जाएं तो वो उसमें से एक महापुरुष योग बनता है। इसमें रोचक योग बन रहा है मंगल से। तो यहाँ पर केंद्र में मंगल स्वग्रही होकर लग्न में बैठा है, रोचक महापुरुष योग बना रहा है। तो निश्चित रूप से जीवन में अगर महापुरुष बनना है
तो केंद्र में इतनी ताकत होनी चाहिए। इनकी केंद्र कुंडली के केंद्र में इतनी ताकत है कि कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर जा सके। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही। इनके जीवन में जो वृश्चिक लग्न है, इसका महत्व बहुत है। हमारे हर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, वो 3-4 चीजें उस पर फैक्टर काम करते हैं। पहला, लग्न की राशि उस पर काम करती है, फिर लग्न में बैठे ग्रह भी उस पर काम करते हैं, फिर उसकी एक चंद्र राशि होती है। चंद्र राशि का मतलब उसका मन, वो कौन सी राशि है और वहां उसके साथ कौन से ग्रह अटैच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नवांश लग्न का जो नवांश कुंडली है, उसका जो लग्न की जो राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके हम संसार के सभी लोग यूनिक है, सबका कुछ ना कुछ अलग है, एक यूनिक स्थिति बनती है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में खास बात है, यहाँ पर उनकी वृश्चिक लग्न भी है, वृश्चिक राशि भी है और वृश्चिक नवमांश भी है। इसके आगे एक नवांश कुंडली है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर वापस इसी पर आते हैं। ये नवांश कुंडली है, ये भी वृश्चिक लग्न की है नरेंद्र मोदी जी की। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनकी कुंडली में लग्न भी वृश्चिक, चंद्र भी वृश्चिक, नवमांश लग्न भी वृश्चिक और एक ये स्थिर लग्न है वृश्चिक। और वृश्चिक लग्न स्थिर का मतलब यह है कि जीवन जीने की जो सोच है वो फिक्स है, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है और उस फिक्स सोच से वो आगे बढ़ते हैं। और वृश्चिक राशि एक धार्मिक राशि भी है। धार्मिक राशि किस प्रकार से? एक बहुत ही महान ज्योतिषी हैं एच.एन. काटवे, हेमंतसा नवासा काटवे, उनकी बहुत सारी शोध पुस्तकें हैं संसार में। तो उसमें एक पुस्तक है अध्यात्म ज्योतिष विचार। अध्यात्म ज्योतिष विचार के अनुसार कर्क राशि, जो हमारी 3 तो जलीय राशि हो गई, कर्क, वृश्चिक और मीन, और साथ में एक धनु राशि को उन्होंने लिया। तो ये क्रमशः आध्यात्मिक विकास की राशियां उन्होंने बताई। और इसमें अध्यात्मिक ज्योतिष विचार पे जो उनका पूरा अनुभव है, उसमें उन्होंने कर्क, वृश्चिक, मीन और धनु लग्न को और एक लग्न को खासकर धार्मिकता के अंदर बहुत ज्यादा देखा। स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहे हो, अध्यात्म किसी धर्म विशेष से नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रही है। तो वृश्चिक लग्न एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी लग्न है, हम जीवन में जो तरक्की करते हैं। चलिए, वो अध्यात्म ज्योतिष विचार बहुत बड़ा विषय है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना देखते हैं कि इसमें और क्या बात है इनकी कुंडली में। तो इनकी कुंडली के अंदर आपने देखा कि लग्न भी वर्गोत्तम है। इसके बाद अगर हम देखें तो मोदी जी की जो मतलब ग्रहों की डिग्रियां हैं, वो भी कुछ चमत्कार की बात करते हैं। तो चमत्कार की बात ऐसे करते हैं, यहाँ पर आपको 9 ग्रहों की डिग्रियां और लग्न की डिग्री यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसमें ये जो मैंने एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, शायद मैं थोड़ा हट जाता हूँ, हाँ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। ये चार्ट क्या कहता है? ये चार्ट आपको बताता है कि किस प्रकार से किसी ग्रह की विशेष डिग्री उस ग्रह को बहुत ही क्वालिटेटिव बना देता है। और वो ग्रह कुंडली में जहां भी बैठा होता है और जिन ग्रहों के साथ बैठा होता है, उनको भी चमत्कारिक रूप से क्वालिटेटिव बना देता है। उसका नाम है पुष्कर नवमांश। यहां मैंने हेडिंग ही डाल रखा, ये फार्मूला पुष्कर नवमांश का है। मतलब आपके लग्न कुंडली में अगर इन राशियों में इन डिग्रियों पे कोई ग्रह बैठे हो, तो वो ग्रह प्रमोट हो जाएंगे। मतलब आपके नवांश में जहां जाएंगे वो पुष्कर नवांश कहलाएगा और उस ग्रह में एक विशेष क्वालिटी होगी जीवन को के स्तर को ऊंचा करने की। तो यहाँ पर देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर जो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह की राशि है 0 डिग्री है पर है मंगल, और मंगल वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि में 0 से 320 डिग्री के अंदर पुष्कर नवांश के अंदर है। और अगर देखें तो अपन गुरु का देखते हैं, गुरु कुंभ राशि के अंदर है, तो गुरु कुंभ राशि में 6 डिग्री के, तो यहाँ कुंभ राशि के अंदर नहीं, बृहस्पति नहीं आ रहे, मंगल आ रहे हैं। चंद्रमा जो है वो 9 डिग्री के वृश्चिक के अंदर है, तो वृश्चिक में 9 डिग्री, तो यहाँ पर मंगल चंद्रमा दोनों आपके पुष्कर नवमांश में जा रहे हैं। और इसमें राहु भी शायद पुष्कर नवमांश में था, मुझे ध्यान है। मीन राशि के अंदर 5 डिग्री का राहु है, तो मीन राशि का मतलब ये नहीं, राहु नहीं है। गुरु 6 डिग्री का कुंभ के अंदर, नहीं गुरु भी नहीं है, पर चंद्र मंगल तो निश्चित रूप से। एक शनि ग्रह जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो सिंह राशि में 29 डिग्री का है। ये शनि जो है, शनि महाराज सिंह राशि में 29 डिग्री के, और सिंह राशि में 29 डिग्री का मतलब ये है कि ये सिंह राशि है और 26-40 से 30 डिग्री के अंदर पुष्कर नवमांश होता है। तो इनका
शनि, शनि, चंद्र और मंगल, ये 3 ग्रह पुष्कर नवमाश में। और अगर ये 3 ग्रह पुष्कर नवमाश में हैं तो शनि के साथ शुक्र बैठा है और शनि गुरु को देख रहा है, मंगल भी गुरु को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 पुष्कर नवमाश के ग्रह हैं वो कुंडली के करीब 2, 2, 4, 5 ग्रहों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अमृत है तो वो बाकियों को भी अमृतमय कर देगा, ये इसका मतलब है। तो इनकी कुंडली का जो एक सेकंड पार्ट जो बहुत ही रहस्य में है, ये पुष्कर नवमाश वाला है। और भी इस नवमाश में कुछ बातें होती हैं, जैसे कि आपका जो ग्रह हैं वो चर राशि में बैठे हैं, स्थिर राशि में बैठे हैं नवमाश में, या आपके द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं, उसके अनुसार हम लोग कभी कभार ऐसा भी मान लेते हैं कि ये आपके मतलब राक्षस, देव और मनुष्य है। तो उस कैलकुलेशन में भी नरेंद्र मोदी जी के मात्र 2 ग्रह, सबके होते होंगे बहुत ज्यादा, पर इनके तो मात्र 2 ग्रह राक्षस में और बाकी सब देव और मनुष्य में ही। तो हर प्रकार से कुंडली एक पवित्र और पावरफुल है मेरी नजर में, जो जितना ज्योतिष ज्ञान के हिसाब से बोल रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं बोल रहा, जो मेरी समझ है उस समझ के अनुसार ये सब बातें मैं आप सबके साथ कर रहा हूँ। तो अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो, अगर हम जीत की बात करें तो हम देखते हैं कि जो 4 जून, वैसे तो जीत के दिन जो दशा है वो दशा इसमें होनी चाहिए, 4 जून तो है इसमें शायद, हाँ, मंगल में शनि में गुरु की दशा होगी। 4 जून को मंगल में शनि में गुरु की दशा है। तो इसके अंदर अगर मंगल में शनि में गुरु की दशा है, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो मंगल शनि दोनों पुष्कर नवमाश में, पहले जान लें। और साथ में शनि गुरु का पावरफुल राजयोग बन रहा है, चतुर्थ पंचम वाला। तो यहां पर शनि गुरु जो महादशा मंगल की, अंतर्दशा शनि की और प्रथम दशा गुरु की, तो यहां पर शनि गुरु का एक पावरफुल राजयोग बन रहा है और मंगल शनि दोनों पुष्कर नवमाश में। तो वो दिन, जिस दिन रिजल्ट आना है, वो तो बहुत पावरफुल दशा में है ही है उनके। साथ ही साथ 4 जून 2024 को आपका अगर हम देखें तो चंद्रमा मेष राशि में होगा। और नरेंद्र मोदी जी के लिए जो अष्टक वर्ग की बात करें और बिना अष्टक वर्ग की बात कर लें, थोड़ा सा बताते हैं आपको। चंद्रमा अगर आपकी चंद्र राशि से पहला, तीसरा, छठा, 7वां, 10वां, 11वां हो तो वो अच्छा चंद्रमा माना जाता है, वो पावरफुल माना जाता है। और छठा चंद्रमा तो शत्रुओं पे विजय का भी माना जाता है। तो यहाँ पर उस दिन जो चंद्रमा होगा, जिस दिन रिजल्ट आना है, उस दिन चंद्रमा यहाँ पर है। चलो ये तो बात हो गई आपकी, चंद्रमा यहाँ पर है, पावरफुल है, ये सब बातें कंफर्म हो गई। पर इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं, यहां जो मैंने अपने चार्ट में नहीं दे रखा, अष्टक वर्ग के पॉइंट्स। तो अष्टक वर्ग के चंद्रमा के पॉइंट यहां पर 6 हैं, यहां पर 6 पॉइंट है और 6 बिंदु होकर इस दिन को और ज्यादा ऑस्पिशियस बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं पूरी की गणना करूं तो 4 जून का दिन की दशा और गोचर, वो सब कुछ उनके कहीं ना कहीं फेवर में ही है। और भारत देश से अगर मैं नरेंद्र मोदी की कुंडली को थोड़ा सा कनेक्ट करूं तो वो भी मैं 2 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं और अपने इस वीडियो को विराम देता हूं। भारत देश का जो कुंडली है वो है 15 अगस्त 1947 00, मतलब 14 की मध्य रात्रि, मतलब रात्रि अभिजीत में भगवान हमारे भारत का जन्म हुआ, आजाद भारत का, अंग्रेजों के बाद के भारत का। तो वो जो भारत की कुंडली है उसमें वृषभ लग्न है और कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र है। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर वृश्चिक लग्न है। तो लग्न जो है वो समसप्तक है। तो यहाँ पर मतलब ये आजाद भारत का लग्न है, ये नरेंद्र मोदी जी का लग्न है, तो लग्न समसप्तक हो गए। दूसरा, आजाद भारत का जो चंद्रमा है वो इनकी भाग्य राशि है और इनका जो चंद्रमा है वो यहाँ पर है अनुराधा नक्षत्र का। आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, अनुराधा नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र दोनों के दोनों शनि के नक्षत्र हैं। और जब कभी हम 2 लोगों के बीच में कंपेटिबिलिटी देखते हैं तो उसमें एक तारा चक्र बनता है, उसमें जन्म, संपद, विपद, क्षेम, परतरी, इस प्रकार से 9 ताराएं होती हैं। तो जो भारत देश की आजादी की कुंडली की तारा है, मतलब पुष्य नक्षत्र,
और नरेंद्र मोदी जी की जो तारा है मतलब अनुराधा नक्षत्र, दो नरेंद्र मोदी जी की जन्म की तारा या आपके मतलब भारत देश के जन्म की तारा सेम जन्म तारा में ही आती है। तो एक तो इनके नक्षत्र दोनों के मैचिंग है, सेम शनि के नक्षत्र है। दूसरा, अगर भारत की कुंडली मान लें तो उसमें इनका जो चंद्रमा है भारत के चंद्रमा से 5वां है और इनके चंद्रमा से 9वां चंद्रमा है। तो चंद्रमा में नवम पंचम का शुभ योग बन रहा है। तारा के अंदर दोनों की नक्षत्र शनि के नक्षत्र हैं, जन्म तारा से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग्न समसप्तक है। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हम देखें तो भारत की कुंडली से मैचिंग कुंडली है नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसीलिए मैंने आज इसका टॉपिक जो मैंने बोला नहीं था पर लिखा था वो मैं आपके सामने रखता हूँ, भारत भाग्य विधाता। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का ये कुछ मैंने योग बताए। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि इसमें बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे अनेक योग हैं, पर उस सब पे मैं ना जाकर सिर्फ शॉर्ट में मैंने आपको जीत के दिन की क्वालिटी और मतलब 4 जून के दिन की क्वालिटी और इनकी कुंडली की पावर दोनों मैंने आप लोगों के सामने रखी, जिससे हमें पता लगता है कि कोई व्यक्ति एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा होकर भी राष्ट्राध्यक्ष और खासकर पूरे वर्ल्ड में एक पावरफुल स्थिति में पहुंच सकता है। पर जन्म पत्रिका सब कुछ नहीं होते, जन्म पत्रिका के साथ कर्म कुंडली भी होनी चाहिए। तो अगर ईश्वर ने आपको शक्ति दी है किसी भी रूप में कुंडली के अंदर, तो उसका सदुपयोग कर कर एक अच्छी कर्म करके हम किसी भी स्टेज पे पहुंच सकते हैं। पर कुंडली अच्छी मिली है और अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हम कहीं भी मतलब इस स्टेज पे नहीं पहुंच सकते। तो कर्म और भाग्य दोनों को मिलाकर हम अपने जीवन को बना सकते हैं और शायद नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में कर्म और भाग्य दोनों ही मिले तब वो इस स्टेज पर पहुंचे। आज का मतलब वीडियो इतना ही। आप सबसे मैं विराम लेता हूं और आगे ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा एनालिसिस का। इससे पहले मैंने परमहंस योगानंद जी की कुंडली का एनालिसिस किया था और आज मैंने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का डिटेल की है। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर आप किसी और की भी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं इस प्रकार से तो मैं जरूर करूंगा, जो आपके सीखने के भी काम आएगा और ज्योतिषीय ज्ञान को भी बढ़ाएगा। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।